जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे नाम से जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी उथल पुथल मचा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के कदावर नेता श्री प्रसाद लाड साहब की, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में आप हमेशा ही एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं और सबसे करीबी माने जाते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के। उनको एक तरह से राम भक्त हनुमान है आप। तो इतना करीब कैसे आ गए इतनी जल्दी? पहली बात तो मैं एक चीज़ आपको बहुत ही नम्रता से कहना चाहूँगा जी। कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। देवेंद्र जी हमारे नेता है और नेता को फ़ॉलो करना ये कार्यकर्ता का हमेशा काम रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं तो कोई भी पार्टी की राजनीति में जो कार्यकर्ता अच्छी तरीके से काम करता है, उसे कोई पद की अपेक्षा नहीं रखते हुए या मैं कौन से पद पे हूँ, ये घमंड नहीं रखते हुए अगर काम करेगा, तो शायद वो एक अच्छा कार्यकर्ता राज्य में या देश में बन सकता है, ये मेरी भावना है। और उसी भावना के साथ, उसी धारणा के साथ मैं हमेशा पार्टी का काम करता हूँ। देवेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी में हमें बहुत सारे मौके दिए, जो मौके देने के बाद उसमें बहुत संघर्ष करके प्रामाणिकता से काम करने की हमारी हमेशा कोशिश रही है। शायद ये कोशिश का नतीजा है कि मेरे जैसे और कई कार्यकर्ता देवेंद्र जी के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र के लोग जुड़े हुए हैं, जो पूरे महाराष्ट्र ने बता दिया कि आज पूरे महाराष्ट्र की एक नंबर की पार्टी होने के बावजूद शिवसेना ने जो तरीके से देवेंद्र जी के पीठ में खंजीर खुपसने का काम किया, शिवसेना ने जो तरीके से अ, ये जो कांग्रेस एनसीपी के साथ जो आघाड़ी बनाई, उसमें जो धोखा दिया, ये पूरे जनता ने देखा हुआ है। और पूरी महाराष्ट्र की जनता ही नहीं तो हमारे जैसा हर कार्यकर्ता देवेंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ है। देश में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के कारण सारा देश नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उन पर ये आरोप लगाया जाता है आपकी पार्टी की तरफ से कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं या फिर ये दूसरे समुदाय के लोग हैं। और जब आपकी पार्टी जाकर के जनसभाएँ करती है, जगह-जगह चुनाव प्रचार करती है, उससे कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन उन किसानों से कोरोना फैलता है। मैं इसमें आपके दोनों प्रश्न का उत्तर दोनों अलग-अलग तरीके से दूँगा। जी। जो आपने कोरोना के बारे में कहा, तो कोरोना के बारे में भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले दिन से गंभीरता से रहे। जिसमें उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के टाइम से लेके वैक्सीन तक का जो कार्यकाल 8-9 महीने का जो गया, उसमें एक प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं तो प्रधान सेवक देश का होने के नाते उन्होंने काम किया। लॉकडाउन के माध्यम से गरीबों को मदद करने की बात हो, 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात हो, 80 करोड़ लोगों तक धान पहुंचाने की बात हो, मेडिकल अरेंजमेंट्स हो, मेडिकल सुविधा हो, कोविड सेंटर बनाने का काम हो, राज्य को मदद की बात हो, कोई भी आर्थिक परिस्थिति का कोई भी बहाना नहीं देते हुए गोर गरीब जनता जो कष्टकरी कामगार शेतकरी जो अंत्योदय तक जाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो दी थी, जो सपना भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और आरएसएस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया जाता है, जिसमें अंत्योदय तक का हमें काम करना है, वो अंत्योदय में बैठने वाला हर मजदूर किसान गरीब शेतकरी कष्टकरी तक पहुंच के काम करने का काम कोरोना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने किया। रहा सवाल अब कोविड के लस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इंडिया में 3 जगह पे या 5 जगह पे जहाँ पे कोविड की जो लस बन रही है या जी। जो बन रहा है, जो दवाई बन रही है, उसका खुद जाके मुआयना किया। इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसका लॉजिस्टिक कैसे होगा, ये लोगों तक कैसे पहुँचेगी, 100 150 करोड़ लोगों तक ये कैसे पहुँच पाएगी, उसका स्टोरेज कैसे करना होगा, कौन-सी संस्था इसमें काम करेंगी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, उसमें ट्रैकिंग ट्रैक कैसा होगा, उसकी ब्लैकमेलिंग कैसे नहीं होगी, इस बारे में ये पहले प्रधानमंत्री है, जिन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीईओ के नाते काम किया और हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विश्वास में लेके फिर वो कोई भी पार्टी का हो,
भाजपा का ही नहीं तो कांग्रेस का होगा या और कोई दल का होगा, हर मुख्यमंत्री को विश्वास में लेके भारत की जनता का मैं प्रमुख हूँ, ये नाते प्रधानमंत्री ने काम किया है। और मुझे ऐसे पूर्ण मैं एक गंभीरता से बताना चाहूँगा और स्वाभिमान से बताना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी के राज में आने वाले 2, 3, 4 महीने में हिंदुस्तान के हर आदमी तक ये लस पहुंचाने का काम वो करेंगे। और कोरोना के संकट काल में कोरोना का संकट शुरू हुआ उससे कोरोना का संकट खत्म होने तक नरेंद्र मोदी जी ने एक सामाजिक भावना से, सामाजिक सेवा से, स्वार्थ बिना काम किया। ये मैं आपके सामने कोरोना के बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन लेकिन मैं आपकी बात काट के एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे जी, उनके आरोप हैं लगातार केंद्र पर कि केंद्र सरकार उनके साथ पक्षपात कर रही है। देखिए ऐसी बात है कि कल ही हमारे महाराष्ट्र के ज्येष्ठ नेता देवेंद्र जी हो या सुधीर मुनगंटीवार जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने हमने ज़ूम पे एक बात में उन्होंने कहा, उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की। देखिए सरकार राज्य की होती है तो राज्य में रेवेन्यू डेवलप करना या रेवेन्यू कहाँ से क्रिएट करना या रेवेन्यू को कहाँ से मैनेज करना, ये सारी जिम्मेदारी राज्य की होती है। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, आप चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। जो कोविड में मदद करनी थी, कोविड के लिए जो पैसा देना था, निधि देना था, बॉन्ड देना था, हर चीज़ का जो सहकार्य करना था, केंद्र ने हमेशा किया है। कई बार ऐसा होता है कि अब हमारा खुद का जो फेल्योर होता है, वो हम दूसरे पे डालते हैं। तो आपका और कहने का मतलब है मैं उद्धव मैं सरकार बिल्कुल स्पष्ट फेल बोल है। रहा हूँ, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते फेल है। एक व्यक्ति कर उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं है। कोविड के कार्यकाल में वो लोगों तक गए नहीं, लोगों को मिले नहीं। उन्होंने आप अगर खासगी रीति से अगर बात करेंगे उनके एमएलए या उनके मंत्री को या उनके घटक पक्ष जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है या और कोई भी जो छोटे मोटे दल है जिसको वो लोग महाआघाड़ी कहते हैं, उनके बारे में उनके साथ अगर आप वैयक्तिक तरीके से बात करेंगे तो वो भी अकेले में ये मंजूर करते हैं कि मुख्यमंत्री को मिलना मतलब अमावस का दिन चांद देखने के बराबर होता है। जी। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि केंद्र के ऊपर आरोप करना बहुत आसान है, लेकिन केंद्र ने जो उपलब्धियाँ करके दी, क्यों नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं? क्यों नहीं पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं? क्यों नहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोलते हैं? क्यों नहीं तुम्हारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोलते हैं? वो तो सभी अलग पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उनके राज्य में भी वो सेवा देने का काम माननीय पंतप्रधान जी ने किया। मैंने जैसे आपको कोरोना काल के बारे में बताया कि कोरोना काल कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नहीं तो प्रधान सेवक बन के काम किया। जी। हर राज्य की जनता ये मेरी जनता है और ये 130 करोड़ जनता का मैं माए बाप हूँ, ये मेरा कर्तव्य है समझ के काम किया। यही भावना से उन्होंने काम किया और ये महाआघाड़ी सरकार ने और जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ केंद्र के ऊपर अपनी जवाबदारी ढकलने का काम किया है, जिसका हमने निषेध बार बार किया है और आज भी हम निषेध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाने लगा है आजकल राजनीति राजनीति के अंदर, प्रधानमंत्री जी को भी लोग तू तड़ाक से बात करने लगे हैं, मुख्यमंत्रियों के लिए इस तरह के अपशब्द बोले जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता राजनीति का जो स्तर है वो ज़्यादा गिरता जा रहा है? देखिए एक बार तो कोई भी व्यक्ति का वैयक्तिक अनादर करना ये भारतीय जनता पार्टी की एजुकेशन पोर्टफोलियो में आता नहीं है। हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही संवेदना के साथ काम करते हैं और दूसरे का सम्मान रखना ये हमारा कर्तव्य समझते हैं। देश के संविधान ने हर व्यक्ति को अपना अधिकार दिया है, लेकिन वो अधिकार का हनन करने का हमें किसी को भी अधिकार नहीं है। चाहिए तो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई अधिकारी हो या कोई व्यक्ति हो या सर्वसामान्य आदमी हो, उसका आदर करना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारी परंपरा और संस्कृति है। उस संस्कृति को लेके ही इस देश में काम होना चाहिए। किसी का वैयक्तिक हनन होना नहीं चाहिए। ये हमारी स्पष्ट भावना है। प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। कितने खुश हैं सरकार के इस फैसले से? प्रदेश के धार्मिक स्थलों के बारे में मैं खुद आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए 3 आंदोलन मैंने खुद ने की।
मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में मेरा सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। मैं राजनीति को राजनीति से विरोध करने की बात नहीं करता हूँ और उसका मैं समर्थन भी नहीं करूँगा। जी। लेकिन जब मैंने पहला आंदोलन किया, तब मैंने मुंबई के म राम मंदिर में आंदोलन किया वडाला स्थित। उसके बाद वडाला स्थित हरी मस्जिद में मैंने आंदोलन किया। उसके बाद मैंने एंटोप हिल स्थित चर्च में आंदोलन किया। दादर के गुरुद्वारा पे आंदोलन किया। मत मेरी मेरी एक आपने चर्च गए, आप मंदिर गए, आप गुरुद्वारा गए, मस्जिद भी जा सकते हैं आप। मस्जिद भी लेकिन जो गया। इमेज आपकी बना दी गई है देश के अंदर कि बीजेपी हमेशा मुस्लिमों के विरोध में खड़ी रहती है, बीजेपी आपको मार डालेगी, कुचल डालेगी, एक अलग तरह की इमेज है। ऐसा नहीं डर नहीं लगता पार्टी आपको बाहर निकाल दे? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कभी बात नहीं की। आप अगर इतिहास देखोगे लेकिन तो वो कहते हैं ना मन से कि ये दंगा करने वाले या पत्थर मारने वालों को कपड़ों से पहचानो। देखो ऐसा है कि इस देश में 2 तरीके के लोग हैं। अगर 100 में से 5 बदनाम है तो पूरी कौम बदनाम नहीं होती, ये धारणा हम रखते हैं। जी। लेकिन आप अगर देखोगे तो जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, आज 2021 में हम लोग जा रहे हैं। ये 6-7 साल में एक भी कहीं भी दंगे भड़के नहीं। कहीं भी लोगों के ऊपर दंगों के कारण अन्याय हुआ नहीं। रही दूसरी बात, जो लोग दंगे करते हैं या कौम की बात करते हैं या कौम के लिए काम करते हैं, वो आज तक लोगों के सामने आए गए। जैसे जेएनयू के बारे में आप बताएँगे तो जेएनयू में जो सामने आना था वो आया ही था। इसके कारण हर मुसलमान गलत है ये हम कभी नहीं बोलेंगे। आज आंदोलन की आपने किसान आंदोलन की बात की। लेकिन किसान गलत तो कोई भी इंसान हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, वही हिंदू भी हो हम सकता है। वही हम बता रहे हैं ना, जो दहशतवादी होता है उसको कोई जात नहीं होती। जी। वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, दहशतवादी दहशतवादी होता है। वो देश के खिलाफ काम करने वाला देश का गद्दार होता है। इसके लिए उसको जात-पात के बाहर निकाल कर गद्दारों को गद्दार बोलना चाहिए, दहशतवादी बोलना चाहिए। उसे कोई धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी की भावना है और यही हमारी भावना है। हम ये नहीं बताएँगे कि हम सेक्युलरिज़्म की बात कर रहे हैं, जी। लेकिन हम कोई धर्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे। आप अगर देखोगे तो 60 साल के कांग्रेस के इतिहास में जो सुविधाएँ हज जाने के लिए नहीं थी, उससे ज़्यादा कई सुविधाएँ आज मोदी जी के सरकार में नकवी साहब ने की। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पिछले 6 सालों में जितनी मॉब लिंचिंग हुई हैं या जितने भी दंगे हुए हैं या सरकारी विभाग को दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं कि रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, विपक्ष तो इतने आरोप लगा रहा है। देखो विपक्ष के आरोप कौन लगा रहा है और कौन क्या बात कर रहा है उनको बोलो सामने बैठ के आपके चैनल पे ही चाहिए तो एक डिबेट रखेंगे। उनके जो भी ज्येष्ठ नेता है उनको बुलाओ, हम फिगर्स के साथ बात करेंगे। जी। ये देश आगे बढ़ना चाहिए। आज 75 साल देश की आज़ादी को हो रहे हैं। 2022 में नए भारत का नया इंडिया बनाना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र और मेक इन के माध्यम से लोकल से ग्लोबल तक की बात की, स्वदेशी को जिंदा करने की बात की। जो महात्मा गांधी जी ने खादी को आगे बढ़ाया था, मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जी। तब उन्होंने खादी के लिए एक एग्जीबिशन वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन रखा था, तब लोगों ने उनके ऊपर हँसने का काम किया। आज वही खादी को, जो इस देश के महात्मा पितामह जिनको बोला जाता है, वो महात्मा गांधी का सपना था। जी। वो साबरमती में उन्होंने वो एग्जीबिशन रख के आज खादी को ग्लोबल करने का काम किया। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हो या यूरोपियन कंट्री के कोई भी जी। प्राइम मिनिस्टर हो या बड़े नेता हो या बिजनेसमैन हो, आज खादी लिनन जो पहनते हैं वो हिंदुस्तान की पैदाइश है। आज ग्लोबल टू लोकल टू ग्लोबल करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। जी। तो मोदी जी का कहना एक ही है कि हम हिंदुस्तान को बड़ा बनाना चाहते हैं। आज हम हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, एक मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया को इतना मजबूत देश में पूरे दुनिया में करने का काम अगर किसने किया हो तो माननीय नरेंद्र मोदी ने किया होगा। जब एक वक्त हुआ करता था कि भारतीय पंतप्रधान सार्क सम्मेलन हो या देश का कोई भी बड़ा सम्मेलन हो, वहां जब जाके बैठता था जी। तो उनके पास कोई प्रधानमंत्री इंडिया का बैठा है करके देखते नहीं थे। लेकिन जब मोदी जी बैठते हैं तो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष हो या यूनेस्को का प्रेसिडेंट हो, वो उठ के मोदी जी को मिलने के लिए जाता है। ये ताकत पूरे दुनिया में बनाने वाला अगर कोई आदमी है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।
एक सामाजिक भावना से, कोई भी कौटुंबिक भावना से नहीं, कोई स्वार्थ से नहीं, लेकिन मेरा देश आगे बढ़े, मेरी देश की तरक्की हो, मेरा देश दुनिया में मजबूत बने, मेरे देश के सामने अगर कोई आँख उठा के देखेगा तो उसकी आँख हम निकाल के रख देंगे, ये भावना से काम करने वाला जवानों को, जो सीमा पे हमारा जवान बैठता है, जो देश की सुरक्षा करता है, जिसके कारण आज हम रात को सो पाते हैं, उस जवानों की भावनाओं की आदर करते हुए, उस जवान को सैल्यूट करते हुए, किसानों को नतमस्तक करते हुए, किसानों की भावनाओं के लिए, कामगार हो, गरीब हो, शेतकरी हो, कष्टकरी हो, दीन दुबला हो, विधवा महिला हो, ऐसे कई योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा जी। कि जिसमें उज्ज्वला गैस योजना से लेके आत्मनिर्भर भारत के लेके आयुष्मान भारत से लेके स्वावलंबी मुद्रा योजना से लेके अनुसूचित जाति जमाती का आयोग को संविधान का दर्जा देने तक, घर योजना से लेके लाइट योजना तक, नील क्रांति योजना से लेके हगंदारी मुक्ति भारत तक, जो काम अगर किसी ने किया है, 2024 में हर घर में पानी होना चाहिए, हर घर में शौच होना चाहिए, ताकि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माता को घर में शौच होगा तो वो उसके अभिमान से रहेगी। मुझे एक नरेंद्र मोदी जी का स्पीच बहुत ही मन में बैठा हुआ है, मैं जी, आपको बताना जी, चाहूँगा। 2013-14 के चुनाव में उन्होंने एक बात कही थी राजस्थान में कि मेरी एक बहन जब चूल्हा फूँकती है, जी, तो उसके बदन में 100 सिगरेट पीने इतना धुआँ चला जाता है। तो आप सोचिए कि वो महिला की, मेरी माता की, मेरे बहन की क्या परिस्थिति होती होगी। तो मैं इनको गैस मुफ्त में दूंगा। आज 8 करोड़ महिलाओं को गैस मुफ्त में देने का काम अगर कोई किया है, कोई मर्द है, तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन जिसको धरती का भगवान माना जाता है किसान, वो पिछले 17 दिन से दिल्ली की सीमा पर डटा हुआ है। उनकी मांगे क्यों नहीं मान लेते हैं जब मैं सबको खुश कर रहे हैं आप मैं लोग? मैं अभी आपकी वही बात पे आ रहा था, क्योंकि आपकी शुरुआत ही आपने वो बात से की जी, थी और आपने ही बात फिर बंद कर दी, तो मैं वही चीज पे अभी आता मैं हूँ। सवाल मेरा काम सवाल पूछने तो का है, मेरा जवाब आपको मेरा देना है। मेरा काम जवाब देने का जी, है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जवाब देने के जी, टाइम। किसानों को हम भगवान मानते हैं। इस देश में 70% आबादी किसानों की है। किसान जिंदा है करके हिंदुस्तान मजबूत है। अगर किसान खेत में काम नहीं करेगा तो हिंदुस्तान मजबूत नहीं बनेगा, ये पहले दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। जी, रहा सवाल ये विधेयक की बात, आज मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हो, 12 दिसंबर का तारीख है, माननीय शरद पवार जी का आज जन्मदिन है। जी, मैं उनको आपके माध्यम से बधाई भी देता हूँ, लेकिन 9 साल 10 साल वो कृषि मंत्री रहे और आप अगर माननीय पवार साहब का अगर आप पत्र पढ़ोगे तो आपको जी, मालूम पड़ जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा देखा है हमने। कि जो कायदे आज हमने लोकसभा में पारित किए, उन्हीं कायदे के बारे में माननीय पंतप्रधान ने तभी सारे मुख्यमंत्रियों को और तब के माननीय पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी को खत लिखा था। जी, पार्लियामेंट में जब ये बात हुई तब 4-4 घंटा इस बात के ऊपर राज्यसभा हो, लोकसभा हो, बहस हुई। मूक सम्मति जिसको बोला जाता है, उसमें शिवसेना ने भी मूक सम्मति दी, प्रकाश सिंह बादल के पार्टी ने भी मूक सम्मति दी, शरद पवार ने मूक सम्मति दी, टीआरएस ने मूक सम्मति दी, आपने मूक सम्मति दी। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो केजरीवाल आज लोगों के बीच में जाके आंदोलन धरने की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली का नोटिफिकेशन देखो, अक्टूबर महीने में सबसे पहला ये किसान विधेयक को अगर किसी ने पाटिंबा दिया है तो सबसे पहला नोटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला। आज भी हम कहते हैं हम एमएसपी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसानों के साथ है। हम किसानों के मांगों को साथ में लेके करने के लिए माननीय पीयूष जी, जो वाणिज्य मंत्री और रेलवे मंत्री है, जो इस देश के नेता है और मुंबई से जो आते हैं, उन्होंने भी कोशिश की। नरेंद्र सिंह तोमर जो खुद किसान नेता है, राजनाथ सिंह जो खुद किसान नेता है, माननीय अमित शाह जी जो जो खुद किसानों के नेता है, कोऑपरेटिव लीडर है, सबने कोशिश की। देखिए, विरोध के लिए विरोध करना होगा तो ये कोई चीज का हल नहीं बनता, लेकिन किसानों मतलब का आपका नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस मुद्दे को पहले कांग्रेस और उसके जितने भी गठबंधन के दल थे वो इसको पारित करना चाहते थे, लेकिन उनकी सरकार चली गई। आज आपने उसी को सोचा कि हाँ भी ये किसानों के हक में हो सकता है, इससे कुछ फायदा मिल सकता है किसानों को, आपने उसे लागू कर दिया। तो यही लोग आज उस किसान को बरगला रहे हैं, आपके खिलाफ खड़ा कर रहे मैं हैं। ये चीज को थोड़े से और संक्षिप्तता से आपसे बात करूंगा। जी,
जैसे कि बात हो गई किसान के मार्केट यार्ड की, एपीएमसी मार्केट बोलो या जो भी कई स्टेट में इस तरीके की व्यवस्था है। जी, एपीएमसी मार्केट बंद करने की बात कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की नहीं। जी, एपीएमसी आज भी खुला है, लेकिन हमने किसानों को अधिकार दिया, जो अधिकार के माध्यम से किसान अपना माल एपीएमसी के अलावा और लोगों को भी बेच सकता जी, है। आपको याद होगा, आपने एक पिक्चर देखी होगी आमिर खान की, लगान नाम की, जी, जब ब्रिटिश लोग लगान लगाया करते थे। आज भी एपीएमसी मार्केट में शेतकरी किसान के ऊपर लगान लगाया जाता है। फिर वो 1% से लेके 7% तक का लगान है, जिसको वो लोग टैक्स के माध्यम से जी, वसूल करते हैं। देखिए, जो किसान बोता है, जो किसान अपना पसीना खून लगा के जिस चीज़ को बनाता है, उसकी बनाने की एक कीमत होती है, उसकी मेहनत की एक कीमत होती है, और वो जब मार्केट में बेचने को जाता है तो दलाल उनके तरीके से मार्केट स्टॉक के तरह से उसका भाव-ताल करते हैं। तो किसानों को उनके चीज़ों का भाव मिलना चाहिए, इसके लिए एमएसपी की गारंटी देने की बात, 25% तो भी माल किसानों का खरीदा जाना ही चाहिए। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से खरीदना चाहिए, जी, उसका भाव तय होना चाहिए, जी, लोगों को उसकी कीमत मिलनी चाहिए, उसको उसका खदान मिलना चाहिए। ग्रामीण कृषि विधेयक के माध्यम से, कृषि खाते के माध्यम से हो, नाबार्ड के माध्यम से हो, शेतकरी को जितनी मदद मिलनी चाहिए उसके लिए कोशिश करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। अगर कोई चीज़ों में कहीं राज्यों को अगर लगता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों से किसान आए हुए हैं, उनका आदर करते हैं, नतमस्तक होकर आदर करते हैं। जी, अगर उनकी कुछ मांग है, तो मांग के लिए सरकार तैयार है। लेकिन तुम्हारी मांग, सरकार का यही कहना था कि तुम्हारी मांग तुम लोग सरकार के सामने रखो, लिखित में रखो, उस मांग को लेके हम काम करेंगे। तीनों मांगों में एमएसपी की बात है, एपीएमसी मार्केट की बात है, जिसको हम आज भी बता रहे हैं। मैं जी, तो बहुत ही छोटा नेता हूँ, मैं इस बारे में केंद्र के स्तर पे बोलने वाला इतना बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक किसान होने के नाते, एक किसान का बच्चा होने के नाते, मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो केंद्र की सरकार किसानों के साथ है, जी, किसानों के भविष्य के लिए लड़ेगी। जी, और आने वाले, जैसे मैंने आपको नए इंडिया का नया भारत जब बनेगा 75 साल के बाद, तो नए इंडिया का नया किसान भी बनेगा, जो स्वयं पूर्ति से होगा, जिसके पास खुद का धान खजान होगा, उसने बोई हुई चीज़ों को उसका उसे कीमत मिलेगी, उसे उसका हक मिलेगा, और किसान इस देश का एक पूरे दुनिया को एक मिसाल देगा, जिस माध्यम से लोगों को गर्व होगा कि मैं हिंदुस्तान का किसान हूँ। आप छात्र नेता रहे हैं और करीब-करीब 4 साल अभी आपके जो कार्यकाल चल रहा है, उसके पूर्ण होने को हैं। क्या इन 4 सालों में क्या चुनौतियाँ रही? क्या उपलब्धियाँ रहीं? देखिए, इसके पहले मैं छात्र नेता से मैंने काम शुरू की। मैंने विद्यार्थी संगठन से लेके, मुंबई यूनिवर्सिटी से लेके, मैं सिद्धिविनायक न्यास मंदिर पे भी ट्रस्टी रहा। जी, तब भी आज मंदिर की जो डेवलपमेंट है वो आपने देखी होगी, और सामाजिक काम उसके माध्यम से करने की मैंने कोशिश जी, की। फिर बुक बैंक हो, मेडिकल हेल्प हो, लोगों को स्कूल के लिए डोनेशंस हो, गरीब बच्चों के लिए हो। जी, और आप देखोगे तो आपने जो अभी जात पात की बात की, मैं तभी से आपको बता रहा हूँ, आज भी सिद्धिविनायक मंदिर में बुर्का पहन के महिलाएं आती है, मेडिकल के हेल्प के लिए, एजुकेशन की हेल्प जी। के लिए। और ये हमको, मतलब दवा दवा का कोई धर्म नहीं है। दवा का और ज सेवा का बस कोई सिर्फ़ धर्म, सिर्फ़ मरीज़ है, उसको ज़रूरत है तो आप उसकी देखो, मदद करेंगे। सेवा का कोई धर्म नहीं होता। जो प्रधानमंत्री जी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बताती है, अंत्योदय है। अंत्योदय का कोई धर्म नहीं है, हर धर्म के लिए वो है। मैं माडा का अध्यक्ष रहा। मुंबई की झुगी झोपड़ियों के बारे में, चाली के बारे में जो निर्णय मैंने लिए, मैं बहुत समाधानकारी हूँ। उसके कारण लोग मेरे मुझे आज भी फॉलो करते हैं, लोग आज भी मेरी प्रशंसा सराहना करते हैं और मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। उसी के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बना। महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनने के बाद कोंकण विभाग और मुंबई में मैंने काम किया। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे एमएलसी का मौका दिया, और 4 साल के वक़्त में मुंबई और कोंकण को लेके मैंने बहुत सारे काम किए। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो लगभग 200-300 करोड़ के विकास के काम मैंने कोंकण विभाग में किए। मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों में लाइब्रेरी बनाना हो, जी। बाथरूम बनाना हो, लोगों का फुटपाथ का रिपेयरिंग मतलब हो। जो बड़े लोगों को सुविधाएँ मिलती हैं, वो आपने कोशिश की जो मिडल क्लास लोग हैं, उससे भी निचले स्तर के जो लोग हैं, उन तक ये सुविधाएँ पहुँचे। सभी सुविधाएँ, फिर वो मेडिकल हो, वुमन हेल्थ केयर हो,
वुमन वायलेंस का काम हो, ब्रेस्ट कैंसर का काम हो, एजुकेशनल बुक बैंक का काम हो, रक्तपेढ़ी का काम हो, ऐसे कई योजनाएं हमने की। हमारी मुफ्त की डेली डॉक्टर की एक वैन भी घूमती है, जी। जो माध्यम से कोंकण और मुंबई में हम काम करना चाहते हैं। हर तरीके का हम काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुआ, और वही माध्यम से मुझे आज तक, आज सरकार नहीं है फिर भी कोई दिक्कत आती नहीं है। इतने लोगों को हमने मदद की है, इतने लोगों की हमने सेवा की है, तो हर कोई सेवा के लिए काम में आता है। कोरोना काल में लगभग 1,26,000 लोगों को धान, 20 किलो तक के अलग अलग प्रकार के धान देने का काम किया। 50,000 लोगों को, पुलिस हो, महापालिका कर्मचारी हो, जिला परिषद कर्मचारी हो, अलग तरीके के सोशल वर्कर हो, मेडिकल हेल्थ वर्कर हो, आशा वर्कर हो, उनको 50-60 हज़ार मास्क बाँटने का काम किया, पीपीई किट देने का काम किया, मेडिकल हेल्थ कैंप किए, प्रेग्नेंट वुमन के लिए स्पेशल व्हीकल्स यानी कि अवेलेबल। आपकी जो कार्यों की लिस्ट है बहुत लंबी है। शायद आपको 2 घंटे लगे। इसको चेंज कर लेते हैं अब दूसरा। अभी फिलहाल ही आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी, उनके ऊपर और कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनको मिनी अमित शाह बोला जाता है, उनके ऊपर हमला हुआ है। विपक्ष का आरोप है ये राजनीति की स्टंट है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको जेड प्लस दर्जे की सुरक्षा है। जेड प्लस दर्जे की सुरक्षा देने का काम जिन राज्य में वो जाते हैं, वो राज्य की सरकार करती है। जी। वहाँ पे ममता दीदी की सरकार है। कैलाश विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय सरचिटनीस है, उनको भी शायद जेड दर्जे की सुरक्षा है। जेड दर्जा के सुरक्षा के बीच में जिनकी सरकार है, वो सरकार अगर हल्ला करती है तो जी। निषेधार्थ है। जी। हमने उसका निषेध किया। मुंबई में सबसे पहले आंदोलन भी उसके खिलाफ मैंने किया। ममता जी के बैनर को ताला लगाने का काम हमने किया। इस महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने उसमें भी हमको दबाने की कोशिश की, पुलिस की ताकत से वो आंदोलन बंद करने की कोशिश की। हमने उसका कहीं भी नहीं चिंता करते हुए हर कार्यकर्ता ने उसके पूरे देश में विरोध किया। मुझे ऐसे लगता है कि चुनाव के डर से ममता दीदी डरी हुई है। ममता दीदी को ऐसे लगता है कि जेपी नड्डा जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, अमित जी। शाह जी हो, जी। आज पश्चिम बंगाल में जब किसी ने सोचा नहीं था कि कम्युनिस्ट के कार्यकाल से कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस के बाद ममता दीदी का तुलमुल कांग्रेस आ गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जो 18 सीटें जीती है, ये क्लियर कट, इट्स अ इंटीमेशन एंड ए इंडक्शन कि भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में विधानसभा में सरकार आ रही है। ममता दीदी उसके मतलब कारण। आपने ठान लिया है जिस तरह से आपकी पार्टी के जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, वो एक बार डिक्लेयर कर देते हैं कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, इस राज्य में हमारी इतनी सीटें आती हैं, आने वाली हैं, वही होता है। तो आपने पहले से ही लिख दिया कि बंगाल आप जीत चुके हैं। हमने लिख नहीं दिया, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। और इसका कारण ये है, माननीय अमित शाह जी जब बोलते हैं तो उसके पीछे कारण होता है। आज राष्ट्रीय पक्ष के ईवीएम का कारण तो नहीं है सर। देखो, राष्ट्रीय पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास से लेके, जनधन योजना से लेके, मुद्रा से लेके, उज्ज्वला गैस तक, और उसे जाति पाति का राजनीति नहीं है। जी। इतनी योजनाएं उन्होंने लोगों तक दी है, जो राज्य सरकार के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक वो लोगों तक लेके जाता जी। है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में हमने इतनी सीटें जीती लोकसभा की, और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री इतने बड़े पैमाने पे जीते, क्या मुसलमान लोगों ने मतदान नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को? जी। 100% किया है। बिहार में मतदान नहीं हुआ, 100% हुआ है। जाति पाति का राजनीति छोड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, बहुत ही सक्षमता से काम करता है। लोगों के बीच में सेवा यही धर्म है, सेवा यही धर्म है, ये लेके काम करता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही कार्यकर्ता के ताकत के ऊपर, कार्यकर्ता के विश्वास के ऊपर, कार्यकर्ता के हिम्मत के ऊपर कोई भी स्टेट में हमारी सरकार लाने के लिए हम लोग कोशिश करके मजबूती से लड़ने की तैयारी करते हैं। चलिए बात करते हैं फिर से महाराष्ट्र की। हाल फिलहाल में बीएमसी के जो चुनाव है वो भी बहुत नजदीक है। इस बार बीजेपी किसी के साथ गठबंधन में ये चुनाव लड़ेगी या फिर खुद के बलबूते? 100% भाजपा होगा। माननीय मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में, मुंबई के हमारे नेता आशीष जी शेलार जी है, प्रवीण जी दरेकर है, और कई सारे नेता है। और
महाराष्ट्र का जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है माननीय देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के दिल में एक अलग तरीके का खुद का वजूद बनाया है, वो देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता जी। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी मुंबई का चुनाव लड़ेगी। और इस चुनाव में मुंबई महानगर पालिका के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा और भाजपा का झंडा लहराएगा। ये मैं आपको बोरी पूरी आत्मविश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। यानी कि जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी हमेशा गाड़ी के दो पहिए होते थे महाराष्ट्र में, ये इतिहास बदल गया है, उस तरह से इस बार बीएमसी का भी इतिहास आप लोग बदलने वाले हैं। देखो, आज ये समाज की ज़रूरत है, मुंबई की ज़रूरत है। पिछले 25 साल में शिवसेना ने जो भ्रष्टाचार के माध्यम से मुंबई महापालिका का जो नुकसान किया है। लेकिन आप साथ होते थे ना, आज आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार 25 सालों से उन्होंने किया है, तो साथ थे ना उस भ्रष्टाचार में आप भी? देखिए, भ्रष्टाचार में हम साथ नहीं थे। जब हम साथ में थे तभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलके आज मुंबई का जो विकास देख रहे हो उन्होंने किया था। पिछले 5 साल से हमने विरोधी पक्ष की भूमिका की है और हमेशा हमारे नेता किरीट सोमैया हो, मनोज कोटक हो, आशीष शेलार हो, प्रवीण दरेकर हो, इन्होंने इनकी गलतियाँ सामने लाने का काम किया, मैंने खुद ने भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर शिवसेना जो उनकी विचारधारा है, जो माननीय कैलाशवासी शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, जी। वो शिवसेना आज नहीं है। अपनी विचारधारा, जो समाज सेवा की भावना, लोगों को मदद करने की भावना से जो शिवसेना 1968 में बनाई गई थी, आज वो शिवसेना जिंदा नहीं रही। माननीय शिवसेना प्रमुख के मृत्यु के बाद ये शिवसेना बदली हुई है। जी। इस बदली हुई शिवसेना को उनकी जगह बताने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका में ही नहीं, तो आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव से लेकर जिला परिषद, नगर पंचायत, हर चुनाव में इस महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी रहेगी। ये मैं आपको आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ। आप मुंबई में रहते हैं। मुंबई को माया नगरी बोला जाता है। बॉलीवुड यहाँ पर है। अब बॉलीवुड यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश में, उसके हाईटेक शहर नोएडा के अंदर। कितने खुश हैं इस बात को लेकर? देखो, ये सब गलत फहमियाँ हैं। कोई बॉलीवुड यहाँ से उधर जाता नहीं है। अगर माननीय योगी जी नोएडा में हॉलीवुड के बेस पे एक वर्ल्ड क्लास तरीके का स्टूडियो बनाना चाहते हैं 1000 हेक्टर में, तो यहाँ से लोग वहाँ पे जाके शूटिंग करेंगे। आज यहाँ से लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, यहाँ से लोग लंदन जाते हैं, यहाँ से लोग जर्मनी जाते हैं, दुबई जाते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं आती है। रामोजी फिल्म सिटी भी बनाई गई है हैदराबाद में। वैसे ही धरती के ऊपर अगर एक कोई फिल्म सिटी का निर्माण होता है, उत्तर प्रदेश में लोगों को अगर रोजगार मिलता है, जी। जैसे आज भी आप अगर देखोगे तो आपका भी हिंदी चैनल उत्तर प्रदेश से जी। कनेक्टेड होगा। जी। कहीं उत्तर भारतीय बिहार के लोग महाराष्ट्र में फिल्म सिटी में हजारों की का तादाद में सेट बनाने का काम जी। हो, बैकअप का काम हो, बॉय का काम हो, करते हैं। अगर उधर के कई लोगों को उधर काम मिलता है, रोजगार निर्मित होती है, लोगों को देश के बाहर जाने से अच्छा देश के अंदर रह के देश के अंदर ही देश का पैसा रहेगा। जी। उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। ये अगर होता है तो बहुत आनंद की बात। इसमें शिवसेना ने और संजय राउत जी ने जो तरीके से इस चीज को मुंबई का हॉलीवुड वहां जाएगा, जी। शाहरुख खान जाके नोएडा में रहेगा या अक्षय कुमार जाके नोएडा रहेगा, ये कहीं बात योगी जी ने बताई नहीं है। योगी जी ने यहाँ पे लखनऊ के बॉन्ड का बीएसई में लिस्टिंग किया। अपने को अभिमान होना चाहिए कि उत्तर भारत की ये पहली सरकार है जो लखनऊ कॉरपोरेशन का बॉन्ड मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करती है। बॉलीवुड के निर्माण की घोषणा की। उत्तर भारत का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जा रही है। कोई मुंबई की इंडस्ट्री लेके नहीं जा रहा, लेकिन जो अलग इंडस्ट्री और इंडिया में आ रही है उनको अट्रैक्ट करने का काम अगर योगी जी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य की सरकार वो काम कर रही है। देवेंद्र जी के कार्यकाल में हम लोगों ने मेट्रो का 270 किलोमीटर का काम शुरू किया था। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया था, मुंबई गोवा हाईवे का काम शुरू किया था, इंटरनेशनल मुंबई के नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम शुरू किया था, सी लिंक रोड का काम शुरू किया था, हार्बर टर्मिनल का काम शुरू किया था, रोरो का काम शुरू किया था, नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो, औरंगाबाद मेट्रो, हर सिटी में मेट्रो हो, 14 स्मार्ट सिटी का काम शुरू किया था। ऐसे कई काम
और बताते जाऊँ तो और 25 काम मैं जी, आपको जी। बता सकता हूँ। तो ये सारे काम देवेंद्र जी के कार्यकाल में शुरू हुए, मुंबई में, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज़ आई, इंटरनेशनल फंडिंग्स आई, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए, इंडिया महाराष्ट्र एक हब बना। बुलेट ट्रेन का काम हुआ था, वर्ल्ड बिज़नेस सेंटर बनाने का काम कर रहे थे। ऐसे कई काम महाराष्ट्र में किए। मेरी ये सरकार से यही विनती है, जो काम हमने शुरू किए थे, उसे आगे बढ़ाओ। इसमें राजनीति नहीं करो, बंद करने का काम करने की राजनीति नहीं करो और इस महाराष्ट्र को, मुंबई को आगे बढ़ाओ। और जो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो जी। कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके इस राज्य को आगे बढ़ाएँगे, तो विरोधी पक्ष होने के नाते विरोधी पक्ष की भूमिका भी करेंगे, लेकिन विकास के काम में हम साथ में रहेंगे। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, महाभारत में धृतराष्ट्र के पास संजय थे, कांग्रेस के पास संजय निरुपम है, शिवसेना के पास संजय राउत है और बीजेपी के पास कंगना। क्योंकि ये जिस तरह के ट्वीट करते हैं वो समझ से परे वाली बात हो जाती है। उनके ट्वीट से कितने सहमत होते हैं आप? देखिए, मैं एक बात तो कहूँगा कि कंगना जी एक फ़िल्म स्टार है। भारतीय जनता पार्टी से शायद मुझे नहीं लगता है उनका कोई डायरेक्टली कोई संबंध है। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता है या कांग्रेस के प्रवक्ता है, समझ में नहीं आता है। कल उन्होंने राहुल गांधी को भी कुछ निर्देश दिए, शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष होने चाहिए ऐसा भी कहा। तो जो पार्टी के जो प्रवक्ता है उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। जी। लेकिन कंगना के बारे में कंगना जी जो कहती है वो उसका वैयक्तिक प्रश्न है। लेकिन आपकी पार्टी उन्हें हमेशा हर मोड़ पर सपोर्ट करती नजर आती है। देखिए, एक एक महिला, निर्धार महिला के ऊपर अगर तुम सरकार, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा पक्ष को लेके अटैक करोगे, तो महिला के पीछे खड़ा रहने की भारत की संस्कृति है। हम एक महिला के पीछे खड़े रहे, हम कोई एक्ट्रेस के पीछे खड़े नहीं रहे। अगर किसी की भावना होती है कि कोई पार्टी की भावना या का उसको आदर होता है, उनके काम का कोई आदर होता है, उसके बारे में अगर वो लिखते हैं तो उनके ऊपर हल्ला करना, वो घर पे नहीं है तो उसका घर तोड़ना, जिसके कारण कोर्ट ने भी उनकी गलती बताई। ऐसे कोई निराधार महिला का मदद करना ये हर आदमी का कर्तव्य है, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने किया। मैं भी उसका समर्थन करूँगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई वैयक्तिक टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भावना है और ये मेरी खुद की वैयक्तिक भावना भी तो सुना आपने, हमारे सारे सवालों के बड़े ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए हैं, चाहे वो टेढ़े-मेढ़े हों या सीधे सवाल। बोलने के धनी हैं क्योंकि राजनीति छात्र नेता से करते आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा नाम है कि सरकार गिराने और बनाने की कुवत रखते हैं। तो ऐसे ही किसी बड़े चेहरे से फिर आपको मिलवाएँगे। बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए दाविर खान शो। जय हिंद।